हेलो, हाँ जी स्टूडेंट्स, मैं सचिन आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आज की हमारी इस क्लास में। तो आज हम सब लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका चैप्टर नंबर 4, जिसका आज हमारा पहला लेक्चर होने वाला है। यानी कि हमारा ये आज एक नया चैप्टर जो कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण के चैप्टर की आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आइए बिना वक्त गंवाए हम इसको जीरो लेवल से लेकर बिल्कुल एंड तक एकदम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। हम एकदम जीरो लेवल से लेकर इस चैप्टर को चलेंगे और एकदम फुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इस चैप्टर को देखने वाले हैं। आपकी क्लास 10 में क्या क्या आता है इस चैप्टर से, सबसे पहले वो हम टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं कि आपके चैप्टर में क्या क्या टॉपिक आएंगे जो कि द्विघात समीकरण के होंगे। सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है द्विघात समीकरण। होता क्या है द्विघात समीकरण, इसको किस तरह से हल कर सकते हैं, क्या होता है ये देखेंगे। फिर अगला टॉपिक है वो है गुणनखंड विधि द्वारा हल, यानी जो द्विघात समीकरण है इसको हल करने की जो विधियां हैं, एक है उनमें से गुणनखंड विधि जिसको हम बाई फैक्टर बोलते हैं, एक है श्रीधराचार्य सूत्र, एक फॉर्मूला है जिसको नाम दे दिया गया है श्रीधराचार्य सूत्र। उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि उसकी मदद से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे मूलों की प्रकृति, जो हमारे पास मूल आएंगे। हमने ये बहुपद वाले चैप्टर में देखा था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसके जो मूलों की जो अधिकतम संख्या है वो उसकी घात के बराबर होती है। तो इसकी घात 2 है, यानी इसमें जो मूलों की अधिकतम संख्या होगी वो मैक्सिमम 2 होगी। 2 से ज्यादा हो सकते हैं, 2 से कम, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, 2 से कम हो सकते हैं, वो कंडीशन पर निर्भर करेगा। फिर हम देखेंगे आपकी जो बुक है NCERT, जिसका हम एक एक एग्जाम्पल और एक एक क्वेश्चन को हम अच्छे से इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए अब हम बिना वक्त गंवाए हम हमारे चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले ये देखते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण पर जाने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो समीकरण होता है और जो बहुपद होता है उसमें अंतर क्या होता है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, बहुपद और समीकरण में अंतर, कि पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है वो हम देखने वाले हैं। मैंने आपको बोला है हम बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे, तो एकदम बेसिक से लेकर ही हम चलने वाले हैं। तो बहुपद क्या होता है और जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो क्या होता है। जैसे आपको दिया गया है कोई भी बीजीय व्यंजक 2x+3, एक तो ये दे दिया गया है, एक दे दिया गया है आपके पास 2x+3 बराबर का साइन लगाकर आगे कुछ भी वैल्यू रख दिया, जैसे 0 ही रख दी है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखो। सबसे पहले तो ये कोई बीजीय व्यंजक है जिसका बराबर में रखकर कोई भी वैल्यू है वो डिफाइन नहीं है, ये बराबर का चिन्ह लगकर आगे कोई भी मान है वो निर्धारित हो चुका है। तो इसमें बस यही फर्क होता है कि ऐसा बीजीय व्यंजक तो क्या होगा, बहुपद होगा। बहुपद की एक शर्त और होती है कि बहुपद में जो भी कोई वेरिएबल होगा उसकी जो मैक्सिमम जो पावर है वो एक पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए। तो ये बहुपद होता है और ये क्या है, समीकरण है। यही जो डिफरेंस था वो क्या है, बहुपद और समीकरण में जो अंतर है वो यही है। यदि मैं बात करूं द्विघात समीकरण की, ऐसा इक्वेशन जिसकी घात 2 हो द्विघात समीकरण कहलाता है। ऐसी इक्वेशन जिसकी घात 2 हो द्विघात समीकरण कहलाती है। यदि मैं बात करूं, जैसे हम एग्जाम्पल लें
द्विघात समीकरण के यदि हम एग्जाम्पल लें तो वो क्या होंगे, जैसे एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3, क्या ये एक द्विघात समीकरण है? यहां पर जो वेरिएबल है x, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो ये एक द्विघात समीकरण है। यदि मैं बात करूं 2x प्लस 5 बराबर 0, क्या ये एक द्विघात समीकरण है? यहां पर जो वेरिएबल है इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये एक रैखिक समीकरण है, ना कि ये एक द्विघात समीकरण है, तो ये एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसी प्रकार से जब हम आगे चलें तो आगे जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5, क्या ये एक द्विघात समीकरण है? यहां पर x की जो पावर है वो 2 है, इसके साथ ही जो x का जो पद है वो नहीं है। इसमें जो वेरिएबल है इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, x का पद हो या ना हो, या जो अचर पद है वो हो या ना हो, ये एक द्विघात समीकरण है। तो हमने देख लिया द्विघात समीकरण क्या होता है, इसके बारे में हमने अच्छे से सीख लिया है। अब हम आगे चलते हैं। आगे यदि मैं बात करूं द्विघात समीकरण की, तो इसका जो इन जनरल फॉर्मूला होता है जिसे हम मानक रूप कहते हैं, वो क्या होगा, यदि वो डिस्कस करें तो वो क्या होगा, द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप, जिसे हम इन जनरल फॉर्म भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको दर्शा किस तरह से सकते हैं। यदि वो बात करूं तो वो क्या होगा, वो होगा ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहां पर एक शर्त होगी, वो क्या होगी कि जो ए है वो 0 नहीं हो सकता। बी और सी का मान 0 हो सकता है, लेकिन ए का मान 0 नहीं हो सकता। इसके पीछे का जो रीजन है वो ये है कि यदि ए का मान हम 0 कर देंगे तो जो एक्स स्क्वेयर का पद है वो 0 हो जाएगा। यदि एक्स स्क्वेयर का पद हो जाएगा 0, तो क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहां पर एक्स की जो वेरिएबल है एक्स, इसकी मैक्सिमम पावर केवल 1 बचेगी, तो ये एक रैखिक समीकरण हो जाएगा, न कि ये एक द्विघात समीकरण बचेगा। तो इसीलिए यहां पर ए है वो 0 नहीं हो सकता, एक्स स्क्वेयर का जो पद है वो 0 नहीं हो सकता। ये आपको अच्छे से याद रखना है। यदि मैं यहां पर बात करूं द्विघात समीकरण के गुणांक, तो गुणांक क्या होंगे, ए है उसे हम क्या बोलेंगे, ए को हम बोलने वाले हैं एक्स स्क्वेयर का गुणांक, बी को क्या बोलेंगे, वो हो जाएगा एक्स का गुणांक, और एक बच गया जो कि है सी। सी क्या है, अचर पद। इसे हम अचर पद भी कह सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं एक्स की पावर 0 का गुणांक। एक्स की पावर 0 यानी कि किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, तो ये एक तरह से अचर पद ही हो गया। हमने इसको अचर पद ही नाम लेकर हम आगे चलेंगे, इसको अचर पद ही बोलते हुए आगे डिस्कस करेंगे। यदि मैं बात करूं, मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूं, मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जिससे आपको ए बी सी के मान बताने हैं। इसमें ए बी सी बताओ, इसमें ए बी सी के मान बताओ।
इनके बराबर में शून्य होगा तभी तो ये एक समीकरण होंगी, वरना ये क्या हो जाएंगी, बहुपद हो जाएंगी। अब इसमें ए बी सी के मान ज्ञात करो। इसमें ए बी और सी का क्या मान होगा, इसमें ए बी और सी का क्या मान होगा, उस पर यदि आए तो ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो क्या है, 9 है। बी है वो क्या है, 7 हो गया। सी है वो क्या है, 5। सी अचर पद है, बी है एक्स का गुणांक। इसमें यदि ए बी सी की बात करूं, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 आ गया। बी क्या है, क्या इसमें एक्स का पद है वो आपको कहीं दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि बी का मान 0 है, जैसे ही इसमें देखूं 7 की जगह पर 0 इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा, 0 हो गया, तो इसीलिए एक्स का पद है वो नहीं है। सी का मान क्या है, यहां पर 5 है। इसमें बात करूं, ए का मान 4, बी का मान 2, और अब की बार सी क्या है, वो है 0 है। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमने देख लिया। अब हम चलते हैं हमारे एग्जाम्पल्स पर, और जो भी आपके बुक के क्वेश्चंस हैं उस पर। मैं इस चैप्टर के एग्जाम्पल करवाने से पहले हम सीधा जो आपकी एक्सरसाइज है 4.1 उसके सवालों पर आते हैं। इन सवालों को डिस्कस करने के बाद हम इसके एग्जाम्पल को देखने वाले हैं। करवाऊंगा, ये मत देखना कि एग्जाम्पल्स नहीं होंगे, एक एक एग्जाम्पल को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम एक्सरसाइज 4.1 है वो आपकी, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सवाल है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ये हमें देख के बताना है, जो दो इक्वेशन दी गई हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। इसकी यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले हम लेंगे सॉल्यूशन। इसमें पहला एग्जांपल क्या है, x प्लस 1 की स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 3। यदि इसको सॉल्व करूं, या तो मैं ये कर सकता हूं, इसको LHS अलग ले लूं, RHS अलग लेकर सॉल्व कर लूं, या हम इसमें ये भी कर सकते हैं, दोनों को एक साथ लेकर भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसको सॉल्व करूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूले तो आप क्लास 6 से डिस्कस करते आ रहे हो, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो बेसिक फॉर्मूले हैं ये आपको आते होंगे। किसी को याद नहीं हो तो ये देख लेना, a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला इसमें लगाऊंगा, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x, यहां पर 2x माइनस 3। यदि ये 2x पॉजिटिव है, इधर आएगा नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये आएगा माइनस का 2x, यहां पर प्लस का 1 है, ये माइनस का 3 है, इधर आएगा प्लस का 3, बराबर इधर क्या बच जाएगा, 0। अब हमारे पास क्या आएगा, 2x से 2x कैंसल, हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर 1 और 3 4 बराबर 0। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जल्दी से आप इसको ये देखकर बताओ, क्या ये हमारे पास जो प्राप्त हुई है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां पर जो वेरिएबल है x, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। मैंने आपको पिछली स्लाइड में ये बताया है कि जो x का पद है वो 0 हो सकता है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नीचे हम लिख देंगे, अतः यह द्विघात समीकरण है। ये हो गया हमारे पास। ये जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है इसको मैं एक बार ऊपर रख देता हूं। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। वो क्या है, एक्स स्क्वायर
-2x बराबर -2 इंटू 3 माइनस एक्स, ये है x² -2x, ये सेम रह जाएगा। -2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 और 3 -6, -2 इंटू -x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2x। यदि मैं इसको इधर लेके आऊंगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। तो x² -2x +6 बराबर 0। यहां पर 0 बचा है तो क्या आ जाएगा, x² -4x +6 बराबर 0। क्या ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जल्दी से बताओ। हाँ, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहां पर क्या है, x² -4x +6, x की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, 2 है। तो यही हम लिख देंगे कि अतः यह द्विघात समीकरण है। ये हमने यहां पर लिख दिया है। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवालों पर। सेम यही काम करना है आपको कि ये जो आपकी एक्सरसाइज 4.1 है, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं करना आपको, बस सिर्फ और सिर्फ यही बताना है कि आपकी जो एक्सरसाइज है 4.1, इसमें कि क्या यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना आना चाहिए, सिर्फ बेसिक है इसमें, और कुछ ज्यादा है ही नहीं। यदि हम अगले सवाल पर चलते हैं, तीसरा सवाल वो है x -2 x +1 बराबर x -1 x +3। इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और ये आपको अच्छे से आता है, तो इसको आप अच्छे से कर सकते हो। यदि मैं इसको या इससे मल्टीप्लाई करूंगा, x का x से x², x का 1 से +x, -2 का x से -2x, -2 का 1 से -2। यहां पर क्या होगा, x का x से x², x का 3 से 3x, अब 1 का x से -x और -1 का 3 से -3। क्या होगा अब की बार, इन सभी को इधर ले आता हूं तो क्या होगा, x², जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, x² x -2x क्या हो जाएगा, माइनस का x, यहां पर माइनस का 2 रह गया। इसको लेके आऊंगा, माइनस का x², ये +3x और -x प्लस का 2x, इधर आएगा नेगेटिव का 2x, माइनस का 3 है, इधर आएगा प्लस का 3 बराबर 0। यदि मैं यहां पर बात करूं क्या होगा, अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये भी x² पॉजिटिव है, ये भी x², ये नेगेटिव है, दोनों कैंसिल हो गए। ये -x और ये -2x, क्या बचेगा, माइनस का 3x, ये माइनस का 2 और ये प्लस का 3, तो प्लस का 1 बराबर 0। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? देख के बताओ। जो x की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, यहां पर 1 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये एक रेखिक समीकरण है। हम लिख देंगे अतः इसमें लिख देंगे, चूंकि इसमें x की अधिकतम घात, x की अधिकतम घात क्या है, वो है 1 है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। ये लीजिए, अब जो आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है, ये आप सब लोगों के लिए होमवर्क रहने वाला है, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई ही करना है, इसको इससे, इसको इससे, और इस तरह से आपको देखना है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए अब हम चलते हैं आगे। आगे का जो सवाल है,
सवाल नंबर 5 यह आपके लिए होमवर्क है, और जो सवाल 6 है इसको मैं सॉल्व करा देता हूं। इसका यदि मैं सॉल्यूशन देखता हूं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही मैं इसमें लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। इसको इधर लेके आऊंगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x प्लस 1, ये माइनस का हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, और ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव या नेगेटिव कैंसल हो जाएंगे दोनों आपस में। हमारे पास क्या बचेगा, 3x और 4x 7x, प्लस का 1 माइनस का 4 माइनस का 3 बराबर 0। इसमें भी बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें जो x की मैक्सिमम पावर है वो 1 है, इसीलिए यह है क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। चूंकि इसमें x की अधिकतम घात 1 है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। बस सिंपल आपको इतना ही काम करना है इस ट्यूशन में। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर, वो है सवाल नंबर 7 और 8। इसमें आपको दो फॉर्मूले हैं, वो मोस्टली आपको देखने हैं और वो आपको याद होने चाहिए। यदि याद नहीं है तो मैं आज लिखवा रहा हूं, आप इनको अच्छे से याद कर लेना। वो फॉर्मूले क्या हैं, a प्लस बी की पावर 3, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आप इसको इस तरह से और इसको कर सकते हो, a प्लस बी की होल क्यूब निकालना हो, आप इसको दो भागों में विभाजित कर लो, a प्लस बी एंड a प्लस बी की होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने पीछे बताया है, इसको सॉल्व कर लो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, यही जो आएगा यही आएगा। एक है a माइनस बी की होल क्यूब, इसका क्या है आपको याद रखना है, a पॉजिटिव है तो a की पावर 3 भी पॉजिटिव होगी, b नेगेटिव है और यदि उसकी घात 3 है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव आएगा। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये पॉजिटिव क्यों आया, a है वो पॉजिटिव है, b है वो नेगेटिव है, लेकिन b की पावर 2 है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, a भी पॉजिटिव b भी पॉजिटिव, तो ये एक पॉजिटिव मान आ गया हमारे पास। इन दोनों फॉर्मूलों को आपको अच्छे से याद करके रखना है। ये लीजिए, ये है आपके पास फॉर्मूले। इन दोनों फॉर्मूलों को ही इन दोनों सवालों में अप्लाई करना है, तो वो क्या होगा, एक्स प्लस 2 की होल क्यूब बराबर 2x
इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ए प्लस बी की होल क्यूब, ए क्यूब एक्स की क्यूब यानी 2 की क्यूब 8 प्लस 3 ए स्क्वायर बी, 3 इंटू बी 3 इंटू 2 6, तो 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर बी स्क्वायर 4 इंटू 3 12 एक्स बराबर क्या होगा 2x क्यूब माइनस 2x, ये हमारे पास आ गया है 2x क्यूब माइनस 2x। इसको इधर लेके आऊंगा, x क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये x वाला पद क्या हो जाएगा प्लस का 2x, और क्या बच गया यहां पर प्लस का 8 बराबर 0। ये x क्यूब में से 2x क्यूब घटाएंगे क्या होगा माइनस एक्स क्यूब, 6x स्क्वायर 12 और 2 14x प्लस 8 बराबर 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो यहां पर जो वेरिएबल है x, इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है 3 है, तो ये एक त्रिघात समीकरण हो गया, चूंकि यहां पर x की अधिकतम घात वो क्या है 3 है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। यह आपको लिख देना है। क्या इसमें किसी को कोई भी दिक्कत? यदि कहीं पर भी आपको किसी भी सवाल में प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, हम उसको आगे की जो क्लास होगी उसमें ज़रूर डिस्कस करेंगे। आपके पास जो 8वां सवाल है वो आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। यहाँ पर कुछ भी नहीं, a माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, वो ये वाला फॉर्मूला लगाना है और आपको इसको सॉल्व कर लेना है। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है वो क्या है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। आप एक बार सवाल को अच्छे से देखिए और फिर हम आगे सवाल को लेकर चलते हैं। हमारा जो सवाल है वो ये कहता है, एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। मानना भूखंड की लंबाई L, सबसे पहले क्या करेंगे, मानना भूखंड की लंबाई उसको हम क्या मान लेंगे L मीटर, और चौड़ाई को क्या मानेंगे B मीटर। लंबाई को L मान लिया, चौड़ाई को हमने B मान लिया, ये हमने हमारी तरफ से नाम दिए हैं। अब क्या होगा, भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल वो क्या होगा L इंटू बी मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, वही हमने यहां पर किया है L इंटू बी मीटर स्क्वायर। अब हमें दिया गया है, हम चलेंगे पर्सन के हिसाब से।
भूखंड का क्षेत्रफल भी दिया गया है, वो क्या है 528 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, L इंटू बी है वो क्या है 528 आ गया है। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब हम चलते हैं प्रश्न के अनुसार, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। क्षेत्र की लंबाई L चौड़ाई के 2 गुणे 2b, 2b यानी कि चौड़ाई के 2 गुणे से 1 अधिक है। क्या है 1 अधिक है, +1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, वो हम किस तरह से ज्ञात करेंगे? तो जो L का मान है वो इसमें रख देता हूं मैं, इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर, L का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा 2b + 1 इंटू बी बराबर 528। तो क्या हो जाएगा 2b² + b बराबर 528। या हम ये कर सकते हैं 528 है, इसको भी इधर ही ले जाता हूं, -528 बराबर 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, जिसके सॉल्यूशन हम आराम से आसानी से कर सकते हैं। तो ये था हमारा सवाल, 2b² + b - 528 बराबर 0। इसी प्रकार से हम इसको L के पदों में भी कर सकते हैं। यहां पर क्या होगा 2b बराबर L - 1, तो b का मान क्या हो जाएगा L - 1/2। L - 1/2 इस b की जगह रख देंगे तो ये L के पदों में भी हमारे पास आ जाएगा। ये है हमारे पास सवाल। अब आगे का सवाल आप सॉल्व कीजिए इतने। इस सवाल को आप देखिए, इसमें क्या पूछा गया है वो भी देखिए। यदि इस सवाल की मैं बात करूं तो आपको दिया गया है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। यदि आपको कभी भी ऐसा दिया गया हो क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, या कोई 2 क्रमागत सम संख्या, विषम संख्या, तो आप किस तरह से मानोगे वो मैं आपको इस साइड में बता देता हूं। यदि ऐसा दिया गया हो 2 क्रमागत पूर्णांक, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक, उसको आप कैसे मानोगे? एक को x मानोगे, दूसरे को x + 1, इस तरह से मानना है। 2 क्रमागत सम पूर्णांक, यदि सम और विषम आ जाए, सम या विषम पूर्णांक बोल दिया जाए, तो फिर आप क्या मानोगे? एक को x मानोगे, दूसरे को x + 2 मानोगे। जैसे सम संख्या क्या होती है 0, 2, 4, 6, 8, ये लास्ट में हो, तो यहां पर x + 2 कैसे मानेंगे? जैसे सम संख्या मान लीजिए 2 है, 2 के बाद सम संख्या, अगली सम संख्या कौन सी है?
क्रमागत का मतलब होता है ये और इससे जस्ट अगली, दो के जस्ट बाद वाली क्रमागत पूर्णांक क्या है, सम क्या है, 4 है। तो 2x 2 + 2 4। जैसे मान लीजिए 6 है, 6 + 2 8, 6 और 8 ये क्या है, दो क्रमागत सम पूर्णांक हो जाएंगे। अब हम चलते हैं हमारे सवाल पर। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे, क्या मान लेंगे, एक x मानना, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेंगे, एक को हम x मान लेंगे, एक को x + 1 मान लेंगे। ये दोनों पॉजिटिव है, ये बात याद रखना, ये दोनों पॉजिटिव हैं। क्योंकि यदि आपको बोल दिया जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल कीजिए, इसमें तो यही बोला गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, हल करोगे तब एक मान नेगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव आएगा। आ सकता है ऐसा, दोनों पॉजिटिव भी हो, ये भी हो सकता है। लेकिन यदि एक मान पॉजिटिव एक नेगेटिव आ गया तो आप नेगेटिव वाले को न लेकर एक्स का मान पॉजिटिव को ही लीजिएगा। इन दोनों का गुणनफल है वो 306 है। अगला स्टेप क्या है, प्रश्नानुसार x और x + 1 का जो गुणनफल है वो क्या है, 306 है। तो क्या आ जाएगा, x × x x² + 1 × x x। ये 306 पॉजिटिव इधर आ जाएगा, नेगेटिव 306 = 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसे हमें निरूपित करना था। x² + x - 306 = 0। ये आ गया हमारे पास। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। वो है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। सॉल्यूशन में हम क्या मानेंगे, माना रोहन की आयु वो मान लेते हैं हम x वर्ष। रोहन की आयु x वर्ष है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ की आयु वो क्या हो जाएगा, x + 26। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है तो क्या हो जाएगा, x + 26 हो गया। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, रोहन की आयु, यदि वो आज x वर्ष का है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा, x + 3। रोहन की मां की आयु, यदि वो आज x + 26 वर्ष की है तो क्या हो जाएगा, x + 26 + 3 यानी कि x + 29 वर्ष, ये उसकी मां हो जाएगी। प्रश्नानुसार क्या होगा, आपसे 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। इन दोनों का जो गुणनफल है x + 3 और x + 29 का जो गुणनफल है वो क्या हो जाएगा, 360 वर्ष हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु यानी कि x ज्ञात करना है।
ये आप आगे सीखोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यदि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं x इंटू एक्स एक्स स्क्र 3 इंटू एक्स 3x, यदि x इंटू एक्स हो गया x इंटू 29 तो 29x 3 इंटू 29 क्या आएगा बताओ। ऐसे करोगे नहीं, तो 29 इंटू 3 87 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। यदि ये फास्ट कैलकुलेशन सीखनी है तो आप हमारी क्लासेज को जीरो से लेकर शुरुआत से लेकर अंत तक ज्वाइन करना। यदि मैं आगे चलूं क्या होगा, एक्स स्क्वायर 3x और 29x 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। क्या होगा 360 में से यदि मैं 87 घटाऊंगा, 10 में से 7 गए 3, 35 में से 8 गए, बताओ बताओ 35 में से 8 गए 27, क्या हो गया 273। तो हमारे पास क्या गया 2x एक्स स्क्वायर प्लस 32x, ये नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा माइनस 273 बराबर 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, हमें इसे ही निरूपित करना था। ये हमारे पास आ गई है। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे लेती है, अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ये मान ली हमने रेलगाड़ी की चाल। दूरी क्या तय करेगी, चार सौ 80 किलोमीटर। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। एक फॉर्मूला है समय का, चाल का और दूरी का। एक फॉर्मूला है जिसमें आप चाल, समय और दूरी तीनों एक साथ देखने वाले हो। वो क्या है, अब देखो मैं फॉर्मूले को ड्राइव कराना सिखाता हूं आपको। ये आपको कोई नहीं सिखाएगा, ये आपका साइंस का पोर्शन है, लेकिन चलो मैं दिखा देता हूं। समय कैसे होता है, सेकंड में समय की यूनिट, इसमें घंटे में लेना होगा ओवर में, यानी समय होता है वो घंटे में। दूरी का मात्रक क्या है, किलोमीटर, और चाल का क्या है, किलोमीटर प्रति होवर। अब आप ये देखो कि किलोमीटर के बटा में घंटा है, चाल है वो क्या है, किलोमीटर प्रति होवर ये है। तो चाल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इस तरह से आप ड्राइव कर सकते हो, दूरी अपॉन समय। चाल का यदि दूरी अपॉन समय है तो समय का क्या हो जाएगा, दूरी अपॉन चाल, और दूरी का क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय। ये हो गई। इस तरह से आप इन फॉर्मूलों को समझ सकते हो, ना कि आपको रटना है। रटना तो आपको बिल्कुल भी नहीं है, आपको इन फॉर्मूलों को इस तरह से समझते हुए चलना है। हमें क्या दिया गया है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, यदि ये चाल है, ये दूरी है, तो माना वह समय कितना लेती है,
समय मान लो कोई भी 1 घंटा 2 घंटा या जितने भी वो घंटे लेती है, जितने घंटे भी हमारे पास आएंगे उससे 3 घंटे अधिक लेगी यदि चाल कम हो जाएगी। तो प्रश्नानुसार क्या करेंगे हम, दूरी सेम है, दूरी सेम है 480, चाल क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा, चाल है x, दूरी बराबर चाल इंटू समय, ये फॉर्मूला लगा रहा हूं। मान लेते हैं उसे h घंटे लेती है वो, या मान लो y घंटे उसको तय करने में वो लेती है। एक रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर तय करने में x चाल है उसकी और y घंटे वो लेती है। इसमें मैं समय लेता हूं, मानना समय, y घंटे वो लेती है। आप अच्छे से समझते हुए चलो, चाल ये है। अब यदि इसकी चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, दूरी वही है 480, x माइनस 8 चाल में कमी हो गई, तो वो y प्लस 3 घंटे लेगी। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे, यहां से y का मान निकालेंगे, वो क्या है 480 बटा x, ये हो गया। y का मान अब हम समीकरण 2 में रख देंगे, तो क्या होगा 480 बराबर x माइनस 8, y की जगह 480 अपॉन x प्लस 3। इसको सॉल्व करूंगा क्या होगा, 480 बराबर x माइनस 8, 480 प्लस 3x अपॉन x, ये हो गया। ये x भाग में है, इधर आएगा गुणा में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 480 x बराबर x इंटू 480 480 x इंटू 3x 3x स्क्वेयर माइनस 8 और माइनस 480। 8 को 480 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो क्या आएगा 0 4 38 3840 और माइनस 8 और माइनस 3x यानी माइनस 24x, ये हमारे पास आ गया है। एक सेकंड का समय दीजिए आप। हाँ, ये हो गया हमारे पास। अब यदि मैं इसको हल करूंगा तो क्या होगा, 480x 480x दोनों तरफ यही है, ये कट जाएगा, ये इससे हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा 3x स्क्वेयर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर, यहां पर 0 बचा है तो ये हो गया 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसे हमें निरूपित करना था। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। ये इस तरह से हो गई, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। इसका मतलब ये होता है कि हमें जो द्विघात समीकरण बनाना है वो x के पदों में बनाना है, उसमें वेरिएबल x रखना है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आज हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले वो देख लेते हैं। हमने द्विघात समीकरण के बारे में सीखा, बहुपद और समीकरण में अंतर देखा, द्विघात समीकरण को सीखा, इसका मानक रूप देखा, इसके जो गुणांक हैं वो देखे हमने। आगे हमने क्या किया, एक्सरसाइज 4.1 को डिस्कस किया, जिसमें पहला सवाल था कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये बताना था। और अगला सवाल था कि इसको स्थिति दी गई थी, उनको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप सब लोगों से जल्द ही एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।
आप लोगों को क्या काम करना है, जो एग्जाम्पल रह गए हैं अपने एग्जाम्पल 1 और 2, उन दोनों को आपको हल करने की कोशिश करनी है। यदि कहीं पर भी दिक्कत आए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और ये जो आपकी एक्सरसाइज 4.1 हमने आज डिस्कस की है, इसका आपको रिवीजन करते हुए चलना है। हमने इसी चैनल पर चैप्टर नंबर 2 को बिल्कुल अच्छे से डिस्कस कर लिया है, अध्याय 3 को हमने बिल्कुल अच्छे से डिस्कस कर लिया है, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की हम चीजें आप सब लोगों को दे रहे हैं, जिसमें जिन भी बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी का सिलेबस लगता है उन सभी बोर्ड्स को हम टारगेट करते हुए आपको सिलेबस दे रहे हैं। आपको करना क्या है, आपको हमारी क्लासेज को अच्छे से फॉलो करना है, आपको बहुत अच्छे से कंटेंट मिलने वाला है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्द ही एक और नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।